नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सैकत दत्ता, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और हेमेटो एन्कोलॉजिस्ट एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। डॉक्टर सैकत, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार बंसल न्यूज़ के सारे दर्शकों को। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं शरीर में प्लेटलेट्स की कमी के बारे में, साथ ही जानेंगे इसका इलाज। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप डॉक्टर सैकत से लगातार सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर सैकत, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हेमेटोलॉजी क्या है और किस प्रकार के रोगों से इसमें डील किया जाता है? हेमाटोलॉजी एक ब्लड रिलेटेड सब्जेक्ट है। ये मेडिसिन का ऐसे एक ब्रांच है जिसमें ब्लड रिलेटेड हर बीमारी को हम इलाज करते हैं, परीक्षण करते हैं। जैसे हमारे ब्लड में WBC या श्वेत कोशिका, RBC या लोहित कोशिका और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनका अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाना या कम हो जाना, ये कोई हिमाटोलॉजिकल डिजीज़ के लक्षण्स होते हैं या सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, जो हमें ब्लड टेस्ट से पता चलता है। तो हिमाटोलॉजी में हम इसी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे वो ल्यूकेमिया हो सकता है, लिम्फोमा या गांठों का बीमारी हो सकता है, या मल्टीपल मायलोमा, CML, क्रॉनिक ल्यूकेमियास, CLLs हो सकते हैं। और ये कभी कभी कैंसर नहीं होते, नॉन कैंसर भी हो सकते हैं, जैसे थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और कहीं जो जटिल रूप के एनीमिया जो स्वाभाविक तौर पे ठीक नहीं हो रहे, वो हम इलाज करते हैं हीमाटोलॉजी में। बिल्कुल, इसी कड़ी में आपसे ये भी समझना चाहूँगी डॉक्टर कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं और इनका हमारे शरीर में क्या काम होता है? जैसे मैं बोल रहा था कि ब्लड में 3 तरह के कोशिकाएं होते हैं, श्वेत कोशिका या WBC और RBC या लोहित रक्त कोशिका और प्लेटलेट। सो प्लेटलेट एक रक्त कोशिका है जो सबसे छोटा कोशिका होता है। तो इनका काम होता है कि हमारे कहीं चोट लग जाने से रक्त बह जाते हैं तो कुछ देर बाद वो रुक जाते हैं, तो ये रोकना ही उनका काम है। ये प्लेटलेट रक्त के थक्के बनाते हैं, ये थक्के हमारे रक्त प्रवाह को रोकते हैं, ये इसका काम है। कभी कभी जो हमारे चोट लगते हैं वो ओन हीलिंग में भी ये काम करते हैं। बिल्कुल, यानी कि हीलिंग का फंक्शन है इसमें, और साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। ये भी डॉक्टर आपसे समझना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स कम हो रहे हों तो इस बात का पता किस तरह से चलता है? हम जो परीक्षण करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। ये कंप्लीट ब्लड काउंट में ही आ जाता है कि प्लेटलेट कम है। तो जो मशीन से ये काउंट होता है, ये ऑटोमेटेड काउंटर होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पकड़ पाते हैं कि शरीर में प्लेटलेट कम है। तो कभी कभी ये होता है कि मशीन में आता है कि प्लेटलेट कम है जी। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो देखते हैं प्लेटलेट ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मशीन जो गिनती करती है वो उनके प्लेटलेट के साइज से, जो मीन प्लेटलेट वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम 7 to 11 फेम्टोलीटर होता है, तो अगर प्लेटलेट का साइज़ इससे बड़ा है तो या इससे छोटा है तो मशीन उसको प्लेटलेट बोल के चिन्हित नहीं कर पाता है, तो उसको गिनता ही नहीं है जी। तो कभी कभी नॉर्मल होने के बावजूद भी प्लेटलेट काउंट मशीन कम दिखाता है, जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे कंफर्म करते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में प्लेटलेट हम पकड़ सकते हैं कि ये कम है। कभी कभी पेशेंट का सिम्टम ऐसे होते हैं जब हम प्लेटलेट के टेस्ट करते हैं, जैसे पेशेंट का कोई ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे मैंने बोला प्लेटलेट का काम ही है ब्लीडिंग को रोकना, अस्वाभाविक रूप से ब्लीडिंग हो रहा है, तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्लेटलेट का टेस्ट करो, CBC टेस्ट करो, तब उनमें आ जाता है कि प्लेटलेट कम है। डॉक्टर, क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है जब बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो? क्या कुछ अंतर आते हैं या बॉडी में किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं? तो प्लेटलेट का काम जो है वो रक्त प्रवाह को रोकना है। तो प्लेटलेट कम होने से अस्वाभाविक रूप से रक्तपात हो सकते हैं। वो मसूड़े से हो सकते हैं, नाक से हो सकते हैं, मलमूत्र के साथ हो सकते हैं। महिला को माहवारी के टाइम जो ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग बहुत दिन तक चलती रहती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। या हमारे स्किन के नीचे ब्लैक कलर के या रेड कलर के या जामुनी रंग के स्पॉट आते हैं, उसको एकाइमोसिस और पर्प्यूरा बोला जाता है। तो यही प्लेटलेट कम होने के लक्षण है। ऐसे प्लेटलेट कम होना खुद से कोई बीमारी नहीं होता है, बहुत सारे टाइम दूसरे कोई बीमारी का संकेत होता है। जैसे ब्लड कैंसर है किसी का, तब भी प्लेटलेट कम होता है। तो ब्लड कैंसर में बाकी जो खून में रक्त कोशिका है, जैसे WBC, वो कम होता है, इससे पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होकर बुखार हो सकता है। हीमोग्लोबिन के कम होने से पेशेंट को वीकनेस आ सकता है। ITP नाम की एक बीमारी है जिसमें प्लेटलेट कम होता है, उसमें काफ़ी पेशेंटों को वीकनेस ऐसे कंप्लेन होते हैं। तो यही सारे कंप्लेन लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। डॉक्टर, ITP का आपने जिक्र किया, आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहूँगी ITP क्या है और क्या ये एक क्योरेबल डिसीज़ है?
आईटीपी मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट कम होना, और इम्यून मतलब ये एंटीबॉडी से हो रहा है। मतलब हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट बन रहे हैं वो प्लेटलेट बॉडी के अंदर ही कुछ एंटीबॉडीज है जो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खात्मा कर रहे हैं, तो इससे प्लेटलेट कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट को प्लेटलेट 10,000 से नीचे हो जाते, उनके खतरनाक टाइप के ब्लीडिंग हो सकते हैं कहीं भी। जैसे कॉमन साइट जो है मैंने अभी बोला, जो स्किन में या नाक से या मसूड़े से ब्लीडिंग होता है, इसके साथ किसी के ऐसा देखा जाता है कि ब्रेन के अंदर भी ब्लीडिंग होता है, जिसको स्ट्रोक के रूप में हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो ये बीमारी में आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होगा जो आपके बॉडी को प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसका उपचार है, और ये कोई भी उम्र में हो जाता है। जो बच्चे हैं उनमें इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है, बच्चे में हम देखते हैं ये पूरा ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट से। बड़ों में 50% ये पूरा ठीक हो जाता है। यूजुअली हम जो ट्रीटमेंट करते हैं स्टेरॉयड से ट्रीटमेंट करते हैं इनिशियली, और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन वो भी किसी किसी का लगता है। और अभी साइंस के बहुत अग्रगति से बहुत नए मेडिसिन आए हैं, जैसे एल थ्रोम्बोपैग या रोमिप्लोस्टिन नाम के नए नए मेडिसिन आए हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो जो एडल्ट है, बड़े हैं, उनको देखा जाता है 50% केस में इसको कंटिन्यूस बहुत दिन तक ट्रीटमेंट लग रहा है। एकदम 1 महीना 2 महीना के ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हो पाता है कभी कभी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल, यानी कि आईटीपी एक क्योरेबल डिसीज़ है और आगे जाकर इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी डील किया जा सकता है। सर, ये भी समझना चाहूँगी कि जब बॉडी में प्लेटलेट्स कम होते हैं तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, या कोई केस आप हमारे साथ जब शेयर करना चाहें कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल लाइफ में उस इंसान को देखने को मिल सकते हैं? जैसे नॉर्मली तो हम ब्लीडिंग लेके डील करते हैं, प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग ज़्यादातर होता है। बहुत कम केस में ऐसा देखा जाता है कि वो ब्लीडिंग बहुत सीवियर किस्म के होते हैं, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। जैसे किसी के ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गए है तो वो बहुत ही ख़तरनाक है, इसमें जान जाने की भी चांस रहते हैं। तो कभी भी प्लेटलेट कम आए इसको उपेक्षा मत करना चाहिए कि प्लेटलेट कम आ गया, हम घर में ही कुछ उपचार कर ले, डाइट में कुछ चेंज कर ले, इसको बढ़ाने की कोशिश की। प्लेटलेट जब कम हो हेमाटोलॉजिस्ट के सजेशन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्लेटलेट कम होने से बहुत ख़राब टाइप के ब्लीडिंग हो सकते हैं जो बहुत ही मैनेज करना मुश्किल हो जाता है जब वो डिलेड प्रेजेंटेशन बाद में आते हैं, तुरंत नहीं आते पेशेंट। बोन मैरो टेस्ट का सर जिक्र करना चाहूँगी, यहाँ क्या टेस्ट होता है, किस तरह से होता है, और क्या लो प्लेटलेट्स होने पर बोन मैरो एक अकेला सोल्यूशन बचता है? नहीं, बोन मैरो टेस्ट ज़्यादातर केस में हम नहीं करते। जैसे प्लेटलेट कम होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे बहुत साधारण कारण है, जैसे वायरल इन्फेक्शन, किसी को डेंगू हो गया तो प्लेटलेट कम हो जाता है, किसी का हेपेटाइटिस सी हो गया उसका प्लेटलेट कम हो जाता है। ऐसे इन्फेक्शन में प्लेटलेट कम हो सकता है। किसी किसी का डाइट से, जैसे जो वेजिटेरियंस है उनको काफ़ी टाइम विटामिन B12 की कमी रहती है, उससे भी प्लेटलेट कम हो सकता है। किसी का लीवर डिजीज़ है, या कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है बहुत दिनों से, उनका भी प्लेटलेट कम हो सकता है। और ये प्लेटलेट कम होना कभी कभी ब्लड कैंसर के भी लक्षण होते हैं, कभी कभी आईटीपी या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होते हैं। जब हम पेशेंट को देखते हैं तब पेशेंट को सिम्टम देख के तो हमें डिसाइड करना होता है कि ये कोई साधारण कारण है या कोई खतरनाक या कोई बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी है। अगर ये कैंसर टाइप के कुछ लगे तब हम बोन मैरो टेस्ट के लिए बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी करते हैं। तो पेशेंट को देख के डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि उनका बोन मैरो करना है कि नहीं है। जब बड़े उम्र में मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल से ज़्यादा उम्र में पेशेंट को जब प्लेटलेट कम हो जाता है तब हम साधारण रूप में बोन मैरो टेस्ट करते हैं, क्योंकि इस उम्र में जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम ये टाइप के कैंसर्स देखने को मिलते हैं जिसमें प्लेटलेट कम पाए जाते हैं। तो आईटीपी में हम यूजुअली बोन मैरो नहीं करते हैं, कम उम्र में तो नहीं करते, 60 साल के कम उम्र में, 60 साल के ज़्यादा उम्र में करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के प्लेटलेट कम होने से हम बोन मैरो का टेस्ट नहीं करते हैं। कुछ कुछ क्षेत्र में हम करते हैं जिसको हमें क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करके लगता है कि इनको करना चाहिए, तो ये पूरा डॉक्टर का ही डिसीजन होता है कि बोन मैरो का टेस्ट करना है या नहीं है। चलिए, इसी कड़ी में सर आपको बता दूं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं प्रकाश अबुधाबी से। प्रकाश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, जो आप ये बता रहे हैं अभी प्लेटलेट जो है इसमें कितना खर्चा होता है ट्रांसप्लांट में? प्लेटलेट कम और ये हो सकता है इधर इजीली ना, प्लेटलेट कम होने से ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे प्लेटलेट की कमी होना खुद से कोई बीमारी है नहीं,
प्लेटलेट कम हो रहा है मतलब ये कोई बीमारी की संकेत है। तो अगर ब्लड कैंसर से प्लेटलेट कम हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट हम केमोथेरेपी भी से कर सकते हैं, नॉन केमोथेरेपी भी से कर सकते हैं। जब कोई ब्लड कैंसर एक बार केमो से ट्रीटमेंट करने के बाद फिर लौट के आता है तब ये ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। स्वाभाविक तौर पे प्लेटलेट कम होने से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब कोई पेशेंट का एप्लास्टिक एनीमिया है, यंग पेशेंट है, उनको प्लेटलेट कम हो जाता है, तब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। तो उसमें सिर्फ प्लेटलेट की कमी नहीं होती है, उसमें बाकी जो रक्त कोशिका है WBC कम होती है, हीमोग्लोबिन कम होती है, ये भी कम होती है। बिल्कुल, चलिए आशा करते हैं कि प्रकाश को उनका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सैकत, इसी कड़ी में आपसे समझना चाहूँगी कि पपाया एक्सट्रैक्ट्स काफ़ी लाभकारी माने जाते हैं जब लो प्लेटलेट्स की कंडीशन बनती है। क्या कुछ होता है पपाया में जो बॉडी के लिए इतना बेनिफिशियल होता है इस टाइम पे? हमारे बहुत सारे पेशेंट ये हमसे पूछते हैं कि प्लेटलेट कम था, हमने पपाया खाया, ये मैं अभी कंटिन्यू करूं? जी। तो मैं उनको बोलता हूं कि प्लेटलेट बढ़ाना ये मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मेरा पहले उद्देश्य जानना कि आपका प्लेटलेट कम क्यों हुआ है। जी। इसका कोई कारण होगा, वो कारण को हमें समझना है। अब प्लेटलेट कम होने से उसका ट्रीटमेंट कब ज़रूरी होता है? जब ये कोई कैंसर है उससे प्लेटलेट कम हो रहा है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। अगर पेशेंट को ITP हुआ है और प्लेटलेट कम है, पेशेंट का प्लेटलेट 30-40 हज़ार है, तब हम उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते, उसको हर मंथ प्लेटलेट काउंट करते हैं। जब प्लेटलेट काउंट 30,000 से कम हो जाता है तब उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे किसी का विटामिन B12 से प्लेटलेट कम होने से प्लेटलेट कम हो रहा है तो उनका विटामिन B12 से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी का लीवर डिजीज से प्लेटलेट कम हो रहा है तो उनका लीवर डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। तो प्लेटलेट कम होने से आप पपाया एक्सट्रैक्ट या पपीता के पत्ते खाना है या उनसे बने कुछ कैप्सूल खाना है, ये एकदम ही ठीक नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में इनका कोई जगह ही नहीं है और कोई मेडिसिन काम करता है क्या नहीं करता है ये जानने के लिए बड़े ट्रायल्स की ज़रूरत होती है, जिनमें बहुत सारे पेशेंट को कोई दवाई दे के देखा जाता है और एक ग्रुप पेशेंट को वो दवाई नहीं दे के देखा जाता है कि किसमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसको क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। तो इसको लेके कोई बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है नहीं जिससे बोला जा सकता है ये कार्यकारी है या नहीं है। तो प्लेटलेट जब कम होता है आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो समझने की कोशिश करेंगे प्लेटलेट कम क्यों हो रहा है। कोई ऐसा कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है कि प्लेटलेट कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका प्लेटलेट 60,000 है, 70,000 है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कभी कभी हम पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। ऐसे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे पॉपुलेशन है जिनका प्लेटलेट थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा कम होता है। लाइक नॉर्मल प्लेटलेट होते हैं हमारे 1.5 लाख से 4 लाख तक। तो बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनका प्लेटलेट 1 लाख रह रहा है। तो ये कभी कभी होता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो उनको पपीता के पत्ते खाने से कोई लाभ नहीं है, उनको ये नहीं करना चाहिए ये। बिल्कुल, यानी कि इन उपचारों को उपयोग में लाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ डॉक्टर आपको बता दूं हमारे साथ गैरतगंज से राम गोपाल जुड़ चुके हैं कॉलर। राम गोपाल, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर से। हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ राम गोपाल जी बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम गोपाल जी से कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम आगे भी। इसी कड़ी में सर आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जब प्लेटलेट्स कम होती हैं उसका इलाज किया जाता है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव लाने चाहिए, क्या कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए कि आगे इस तरह की कंडीशन आगे ना बने? जैसे प्लेटलेट का काम है रक्त प्रवाह को रोकना। प्लेटलेट कम हो जाता है मतलब पेशेंट का ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। तो इस क्षेत्र में जो देखा जाता है पेशेंट को कोई चोट ना लगे इसका ख्याल रखना है, क्योंकि चोट लग गया तो उधर से ब्लीडिंग शुरू हो गया तो कभी कभी देखा जाता है ये ब्लीडिंग बंद होने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे बहुत सारे पेशेंट को रक्त के जैसे कार्डियक पेशेंट है उनको एस्पिरिन टाइप के कुछ दवाई चलते हैं, एस्पिरिन या क्लोपिड्रोगल। ये एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन है जो प्लेटलेट का काम करने का जो कैपेसिटी है वो कम कर देते हैं। तो जिनका प्लेटलेट बहुत कम है, जैसे 30,000 से कम प्लेटलेट है, तो उनको ये मेडिकेशन हम बंद करते हैं। तो कभी भी प्लेटलेट कम आता है तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, वही आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। तो ये इसी के साथ डॉक्टर फूडिंग स्टाइल में क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, कितना बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि हर बार एक बैलेंस डाइट को कह सकते हैं कि बढ़ावा दिया जाता है।
एकदम बैलेंस डाइट ज़रूरी है, लेकिन प्लेटलेट बढ़ने या कम होने के साथ फूड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमारे बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि खान पान में क्या चेंजेस करते। हम ऐसे स्वाभाविक तौर पे कोई खान पान में चेंज के लिए नहीं बोलते। प्लेटलेट बहुत कम होता है तो कुछ जैसे खाना होता है, जैसे प्याज लहसुन जैसे कुछ खाने जो क्लॉटिंग सिस्टम को जो एक्टिवेट कम करते हैं, जो एक्टिवेट करने से प्रिवेंट करते हैं, तो वो हम ज़्यादा खाने के लिए मना करते हैं। जैसे नॉर्मल जो हेल्दी डाइट है वही लेना चाहिए, अल्कोहल या कोई भी नशे की चीज़ नहीं लेना चाहिए। रेड मीट हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। साग सब्जी वो ज़्यादा खानी चाहिए। जी, यानी कि फूडिंग स्टाइल पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो। एक बार फिर हमारे साथ कॉलर प्रकाश अबू धाबी से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, जो मेरे पिताजी हैं उनकी उम्र है अबाउट 84। तो अभी 2 साल पहले ऑपरेशन करके उनका पेट से गार्ड प्लेट निकाल दिया था। तो उनको अभी हाजमे में कुछ तकलीफ हो रही है, मतलब मोशन क्लियर नहीं आता है। तो उसके लिए कुछ इलाज है? नहीं, उनका बीमारी क्या था? कोई तो बीमारी होगा जो जिसका कोई नाम है। नहीं, गार्ड ब्लैडर में सूजन आ गई थी। गॉल ब्लैडर तो आपको डॉक्टर जो ने ऑपरेट हाँ, करके निकाल दिया था उसको। तो आपको जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनका ही सजेशन लेना चाहिए या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के सजेशन लेने चाहिए। मैं एक्चुअली जो हेमाटोलॉजी या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है उनका ट्रीटमेंट करता हूँ, तो ये फिजिशियन आपको ज़्यादा अच्छे गाइड कर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं डॉक्टर, आपसे समझना चाहूँगी कि प्रकाश ने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि ट्रांसफ़र प्लेटलेट्स का कब किया जाता है, विस्तार से समझना चाहेंगे इस पर। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि 30,000 प्लेटलेट हो गया, डॉक्टर साहब थोड़ा प्लेटलेट चढ़ा दीजिए। जी, तो मैं वो बोलना चाहता हूँ कि प्लेटलेट कम होने से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग का चांस तब होता है जब प्लेटलेट का काउंट 50,000 होता है। बहुत सारे पेशेंट में 20,000 से कम भी प्लेटलेट हो जाए तब भी ब्लीडिंग होता नहीं है। तो प्लेटलेट हम तभी चढ़ाते हैं जब प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000 हो, 10,000 से कम प्लेटलेट हो, या पेशेंट को बुखार जब आ रहा है तब प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम होने से भी हम प्लेटलेट चढ़ाते। और बहुत सारे ऐसे बीमारी है जैसे प्लेटलेट चढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे आईटीपी का जिक्र हम कर रहे थे। इसमें क्या है कि आपके बॉडी के एंटीबॉडी प्लेटलेट को तोड़ रहे हैं, तो आप अगर बाहर से भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो इसमें वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्लेटलेट देने के बाद भी आपका प्लेटलेट बढ़ेगा नहीं। तो ये डिसीजन डॉक्टर का डिसीजन होता है कब प्लेटलेट देना है। तो ये क्लिनिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी प्लेटलेट 10,000 से कम होते हैं, फिर भी हम प्लेटलेट नहीं देते हैं। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरह से कंडीशन पर डिपेंड करता है और डॉक्टर की सलाह इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ऐसे में डॉक्टर सैकत, मैं आपसे एसडीपी और आरडीपी के बारे में भी समझना चाहूँगी। ये जो प्लेटलेट हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो एसडीपी मतलब सिंगल डोनर प्लेटलेट और आरडीपी मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट। जब किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं आपको प्लेटलेट चढ़ाना है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना है, तो ये ब्लड बैंक में जाता है। ये ब्लड बैंक में 2 टाइप के प्लेटलेट मिलते हैं। आरडीपी मतलब आपने कोई ब्लड डोनेशन किया, ये एक ब्लड डोनेशन, एक ब्लड के बैग से 3 चीज़ बन सकते हैं। प्लेटलेट बन सकता है, पीआरबीसी बन सकता है और प्लाज्मा बन सकता है, जिसको हम एफएपी के रूप में चलाते हैं। तो ये एक पेशेंट का प्लेटलेट अगर आपको देना है तो ये आरडीपी अगर आप देंगे तो एटलीस्ट एक 6 यूनिट आरडीपी देना होगा। ये 6 यूनिट 6 अलग अलग लोगों से आता है, तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक्सपोजर हो जाता है। मतलब 6 लोगों के ब्लड आप पेशेंट की बॉडी में डाल रहे हैं, तो इससे जो होता है प्लेटलेट बाद में रिफ्रैक्टरी हो जाता है। हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, फिर वो प्लेटलेट बढ़ता नहीं है। तो बेटर है हम आरडीपी का यूज़ ना करें, सिर्फ इमरजेंसी में ही हम आरडीपी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम एसडीपी का यूज़ करते हैं। एसडीपी मतलब सिंगल डोनर प्लेटलेट। आपका एक डोनर है जो पेशेंट के साथ सेम ग्रुप का है, वो डोनर को आप एफेरेसिस मशीन के सहायता से उनका प्लेटलेट निकाल रहा है और वो प्लेटलेट दे रहे हैं। सिर्फ एक ही डोनर से ही आपका जो प्लेटलेट का रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाता है। तो इससे ज़्यादा पेशेंट का एक्सपोजर
नहीं होता है। और एक सुविधा है जो आरडीपी हम देते हैं, वो हफ्ते में एक ही डोनर 2 बार दे सकते हैं। जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, एक बार ब्लड डोनेशन कर दिया, आपको पता होगा, तो 3 महीने तक हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन प्लेटलेट डोनेशन ऐसा नहीं होता, आप एक हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। हम यूजुअली पेशेंट से अगर वो राज़ी है तो हर हफ्ते हम यूजुअली लेते हैं प्लेटलेट, और उनका प्लेटलेट काउंट हम लेने से पहले देख लेते हैं। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट काउंट हो तो हम ले पाते हैं उनसे प्लेटलेट। तो ये बहुत ही आसानी होती है हमारे ट्रीटमेंट करने से, क्योंकि अभी कोरोना काल में डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं वो डोनेशन इमीडिएटली कर नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल, ये बहुत इसी बारे में मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूँगी कि जो कोविड वैक्सीन ले रहे हैं उनके लिए कितना सेफ है प्लेटलेट्स डोनेट करना। जिन लोगों का प्लेटलेट पहले से ही कम है, कभी कभी हमने देखा है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद उनका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो वैक्सीन के बाद जिनका प्लेटलेट 10,000 20,000 हो गया है। तो ये हो सकता है, इसलिए जो आईटीपी के पेशेंट है या जिनका प्लेटलेट पहले से कम है, उनको हम बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद हफ्ते हफ्ते ये प्लेटलेट काउंट चेक करते रहिए, एटलीस्ट 1 मंथ तक। जी। स्टडीज़ में देखा गया है 40 दिन तक ये प्लेटलेट कम होने के इंसिडेंट्स रहे हैं। तो वैक्सीन तो लेना ही है, जिनको कम प्लेटलेट है उनको भी लेना है, लेकिन जिनको पहले से कम प्लेटलेट है उनको रेगुलर रूप में डॉक्टर की परामर्श लेना है और प्लेटलेट काउंट चेक करना है। बिल्कुल, यानी कि हर एक्शन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सैकत, आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही पूरी चर्चा से आशा करती हूँ कि सभी को काफ़ी फायदा होगा। चलिए, तो आज डॉक्टर सैकत दत्ता ने हमारे साथ प्लेटलेट के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आप सभी को भी अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पंचल न्यूज़ के साथ।